क्या हाल चाल। मैं हूँ पीयूष भारती और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बीएससीबी इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में कितनी क्वेश्चंस आप लोग के संदर्भ में आते हैं, और ये मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसके बाहर लॉन्ग क्वेश्चंस, एक भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बाहर से नहीं आएंगे। अगर आप लोग कोई भी दूसरे वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके 50-50 क्वेश्चंस भी दे रहे हैं आपको, तो उसमें याद करने की बहुत झमेला होती है। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस इतना आप लोग कर लेते हैं जितना मैं देता हूँ हिस्ट्री का, तो आप लोग को एक भी क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा नहीं करना है। और जितना मैंने लिखवाया है यहाँ पर अपनी भाषा में लिखवाया है, उसमें आपको एकदम सेम टू सेम अगर लिख लेते हैं तो आप लोग के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये हिस्ट्री में हमको ये लगता है 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले ये जान लो कि इसके नोट्स सर कहाँ ले लेंगे आप लोग। तो नोट्स आप लोग ऐप पर ले लेना, ठीक है, ऐप पर ले लेना। अभी हालांकि 2 चैप्टर के मैंने नोट्स नहीं दिए, मुझे जहाँ तक याद है चैप्टर 4 और 5 के, तो उसके नोट्स आपको है ना जल्दी मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स देने का बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी हूँ, क्योंकि अभी आप लोग के बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसके संदर्भ में मैं सोचते रहता हूँ कि आप लोग के लिए हिस्ट्री को कितना, मतलब आपके सोशल साइंस को कितना इजी सब्जेक्ट कर दूँ। तो इसके कारण से मैं आपको पीडीएफ भी थोड़ी सी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। एंड अगर नए बच्चे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऐप पर आप लोग नोट्स ले लेना। चलिए आपकी स्क्रीन पर आपको हम लेके चलते हैं। देखते हैं आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 बीएससीबी इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। एसएसटी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बीएससीबी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बीएससीबी अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी, चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का, या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास, देख सकते हैं यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा, अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप गाइस आप लोग ने देख लिया ही होगा कि ऐप की नोट्स कहाँ ले सकते हैं। आई होप आपने पहले भी देख चुका है पिछले लेक्चर्स में। तो अगर आप लोग नए बच्चे हैं इस क्लास में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना जाके आप लोग नोट्स ले सकें, है ना। चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, है ना, हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर।
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैंने 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई नहीं, मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको है ना एग्ज़ाम में छपेंगे। ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम में छपेंगे। इससे 2 क्वेश्चन आपको फर्स्ट सिटिंग में रहेगा और 2 क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप दूसरा हिस्ट्री का बाहर इससे कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप लोग को सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन बाहर देखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं कह देता हूँ कि यही 10 क्वेश्चन में आपके आएंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पक्के हिस्ट्री में। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी मैंने करवा दिया है सबका, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। सिर्फ हिस्ट्री का बचा था तो मैंने सोचा चले हिस्ट्री का एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल मूवमेंट जो है, हाउ इज़ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो मास मूवमेंट बन गया। कैसे हमारा एक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था वो एक मास मूवमेंट कैसे कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या हो गया, एक मास मूवमेंट हो गया है ना। क्यों ऐसे हो गया, एंड नॉट अ सोशल मूवमेंट, और ये हम कह सकते हैं कि ये सोशल मूवमेंट नहीं था। क्यों, और अच्छा ये किसके द्वारा हो रहा था, तो गांधी जी अगस्त में 1920 में किए थे। इन विच देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, यूथ एंड वुमेन। तो इसमें क्या थे, इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन थे ओल्ड पीपल के, चिल्ड्रन के, यूथ के, वुमेन के, सारे आदमी लोग यहाँ पर आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन दिस एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू वीकेन द पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके अंतर्गत हम लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वीकेन करने की सोचा था। वीकेन मतलब क्या होता है, कमज़ोर करने की सोचा था। इन दिस मूवमेंट इट वाज सेड दैट फॉरेन गुड्स शुड बी सेट ऑन फायर एंड इंडिजिनस गुड्स शुड बी अडॉप्टेड। यानी कि ब्रिटिश लोग का जो हमारा स्वदेशी अपनाओ वाला जो नारा था वो अपनाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रिटिश वाले जो फॉरेन गुड्स था उसे बहिष्कार किया गया और इंडिजिनस फूड्स गुड्स को बोले तो इंडिजिनस मतलब इंडिया का हमारा लाया गया है। ठीक है, भारतीय जनता एम्फेसिज्ड ऑन नेशनल एजुकेशन। तो भारतीय जनता एक नेशनल एजुकेशन बनाई कि नेशनलिज्म के प्रति कैसे हम लोग को करना चाहिए। रेलवे ट्रैक्स वेयर अपरूटेड बाय द यूथ एंड बैंक्स वेयर लॉक्ड। फिर रेलवे ट्रैक्स क्या हो गया, अपरूटेड हो गया यानी कि उससे तोड़ा गया। उसके बाद यूथ के द्वारा, किसके द्वारा, यूथ के द्वारा, एंड बैंक्स वेयर लॉक्ड, और बैंक्स को भी लॉक्ड कर दिया गया। इन दिस मूवमेंट द फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट टू एन एंड, और अनटचेबिलिटी भी काफ़ी हद तक बंद होनी जा रही थी। एन अटेम्प्ट वाज मेड टू स्टेब्लिश हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, और ये अटेम्प्ट जो था हिंदू मुस्लिम यूनाइटी की तरफ बढ़ रही थी। बट ड्यू टू द चौरी चौरा मैसेकेयर इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और चौरी चौरा मैसेकेयर इंसिडेंट के बाद गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर दिए। ठीक है, चलिए अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी। इसको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोग को लिखने में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मास मूवमेंट कैसे बन गया, तो आप लोग को सिंपली लिखना है गांधी जी के द्वारा हुआ था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश हमारी बहिष्कार हो रही थी, इसके कारण से ये सारे लोग पीपल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहुत अच्छे से बाद में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन द नेशनल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोल देना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, आप लोग को पता लग गया होगा कुछ टाइम चेंज हुआ है हमारा बिहार बोर्ड के बारे में, टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, क्या टाइम चेंज हुआ है सर, ये मैं बता दूं, टाइम चेंज हुआ है, क्या टाइम चेंज हुआ है। देखो अगर आप लोग टाइम चेंज बोल सकते हो उसे, वहाँ पर पहला कुछ था क्या, अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो पहले वहाँ पर आपका अगर फर्स्ट सीटिंग है तो और सेकंड सीटिंग के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों आप लोग को सुन लीजिए, अगर आप लोग जानते हैं तो वेरी गुड, अगर आप लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए, बहुत सारे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, सॉरी जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं भी स्किप करिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हुआ गया यूँ कि ये हम ओल्ड लिख देते, ओल्ड टाइम था पहुंचने का कि वहाँ पर गेट कितना बजे बंद होगा, और न्यू टाइम हमारा फिर से बना है कि क्या टाइम आपका
पहुंचने का रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में ओल्ड टाइम था हमारा 9:20 में पहुंच जाना है, मतलब गेट बंद हो जाएगी। और न्यू टाइम में क्या किया गया है, 9 बजे कर दिया गया है, आधा घंटा लेट कर दिया गया है, 30 मिनट मतलब पहले कर दिया गया है ना। ठीक है, और सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, हमको लगता है 135 में होता था, अब हो रहा है आपका कुछ 115 में शायद, आप लोग इसको ठीक है 115 में गेट बंद हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, इसको 40 था ना, हाँ। तो ये हमारा पीछे टाइम बहुत कुछ हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना। और अच्छे से इस टाइम टेबल को समझ लेना ताकि आप लोग को लेट ना हो कहाँ पर जाने में, सेंटर पर जाने में। और आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ गया है प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चल जाए कहाँ कहाँ से हमारे स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं ना। चलिए, तो इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। गांधी जी हैड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट विच इज एज फॉलोज। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पर लिखना है कि गांधी जी किसके किसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बदले हैं। ठीक है, नेशनल मूवमेंट है। ठीक, चंपारण सत्याग्रह हुआ था हमारा इंडिया में, कब हुआ था, इन अप्रैल 1917 मूवमेंट हुआ था जो हमारे गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें क्या हो रहा था, फार्मर्स, इसको मैंने पहले भी बताया चंपारण सत्याग्रह क्या था, उसको मैं फिर से बता देता हूँ। इन दिस द फार्मर्स जो थे हमारे बिहार और बंगाल के, क्या कर रहे थे, कल्टिवेट करना चाहते थे कि कुछ धान उगे, गेहूँ उगे और मक्का भी उग जाए तो चलेगा। लेकिन हमारे वाइट लैंडलॉर्ड्स बोले तो बिहार ब्रिटिश सब, वो क्या करना चाहते थे, वो बोलते थे कल्टिवेट करो सिर्फ इंडिगो, ये गलत था ना। तो इसी को हटाने के चलते हमारे फार्मर्स जो थे वो मिसरेबल हो गए थे, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको क्या किया जाए। तो हमारे फार्मर्स के लीडर थे जिनका नाम था, है ना, बिहार एंड बंगाल स्टार्ट कराएंगे। उसके बाद फार्मर्स जो है रोने लगे। लेकिन इसके तहत हमारे राजकुमार शुक्ला जो थे वो कॉल्ड करते हैं गांधी जी को, जो बिहार में आते हैं। और गांधी जी क्या करते हैं, अपनी इलीगल रिकवरी को 25% बोलते हैं और 3 काठिया सिस्टम जो होता है वो हटवा देते हैं। और यहाँ से हमारी गांधी जी एक को महान इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद दांडी मार्च में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है कि जब हमारी गांधी जी साबरमती आश्रम से सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे तो वो दांडी मार्च कहलाती है। और इस सॉल्ट सत्याग्रह के अंतर्गत हमारे सॉल्ट लोगों को ब्रेक करने की बारी थी, है ना। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट, हम एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं ताकि आप लोग का एकदम ईजी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन लिखने में दिक्कत ना हो। इंग्लिश तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, इंग्लिश को मैं क्या करूँगा पढ़ के, है ना। क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, जो गांधी जी स्टार्ट किए थे 9 अगस्त 1942 में, 1942 बोले तो, ठीक है। और जिसका एम था सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से हटाना, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट का, इस मूवमेंट में हमारे गांधी जी रेज किए थे एक स्लोगन जिसका नाम था करो या मरो, यानी कि डू और डाई, है ना। ये नारा तो सभी जानते हैं, है ना। चलिए, करो या मरो मत लिखना, डू और डाई लिखना, ठीक है। चलिए, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेपोलियन इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये थी हमारी 2 क्वेश्चंस, नेशनलिज्म इन इंडिया से और ये नेशनलिज्म इन यूरोप से। फ्लोइंग आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेपोलियन इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट वीवीआई बोल लो, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अबॉलिस्ट, सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया, प्रिविलेज को हटा दिया। यानी कि प्रिविलेज मतलब होता है कि कुछ कुछ जो कानून थे वो अनगिनत, मतलब इलीगल कानून थे, उसको हटा दिया गया। मेड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईजी एंड चीप, और ईजी और चीप कर दिया ट्रांसपोर्ट को, फिर, है ना। उसके बाद रिमूव इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था का इनइक्वालिटी हो रहा था कि यहाँ पर कुछ हमारा ले रहा है टैक्स, और मान लो यहाँ पर ले रहा है दिराम में, यानी कि, और यहाँ पर ले रहा है हमारा टैक्स डॉलर में। तो ये हमारा हो रहा था कैसे, ये हमारा इनइक्वालिटी फील कर रहा था, तो इसको भी हटाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इजी बढ़िया करने की कोशिश की गई। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम को लाया गया। फिर उसके बाद इनफॉर्म लोगों को लाया गया। सिटीजन्स के, कोई भी सिटीजन्स रहे, इनफॉर्म को लोगों को लाना है। और एजुकेशन वेयर इम्प्रूव कराया गया, ठीक है। आप लोग इतना लिख दोगे, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो चलिए आगे, अगर ना तो प्लीज़ आप लोग फिर से सुनिए, एकदम अच्छे तरीके से समझाया मैंने। फिर है हमारा हाउ डिड प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो है
मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो ये प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन है ना, ये एक इम्पैक्ट पैदा करती है हमारे वर्ल्ड में। कैसा इम्पैक्ट है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इससे हम लोग का क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंक्रीज हो गया, और जिसके कारण से हमारी बुक प्रोडक्शन भी बढ़ गई, ठीक है। फिर प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो है वो हमारी लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल की चेंज कर देती है। लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल का कहना मतलब है कि हमारी कुछ नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी यहीं से आती है। कॉमन पीपल गॉट कनेक्टेड विथ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंस्टीट्यूशन एंड स्टेटस एट क्लोज लेवल। उसके बाद कॉमन पीपल जो हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं इंफॉर्मेशन की तकनीक से, इन नॉलेज की तकनीक से, इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें से वो क्लोज में आ जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण से हमारे पब्लिक कॉन्सियसनेस में चेंज हो जाती है, और विज़न कैम इम्पॉसिबल, विज़न बिकेम पॉसिबल, और विज़न बन जाती है पूरी हमारी दिमाग में। जिससे अगर हम लोग के पास अभी बुक है तो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है ना, अच्छा लगता है ना पढ़ने में, ऐसे ही तरह का माहौल बन रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन, बुक्स रीच्ड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विद द ईजी एक्सेस टू बुक्स, अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग डेवलप्ड। और प्रिंट रिवॉल्यूशन के तहत हमारी सारी चीज़ें बुक्स हैं ना, हाँ, हर जगह सोसाइटी में पहुंच रही थी, जिसके अंतर्गत हमारी न्यू कल्चर रीडिंग आ रही थी, ठीक है। ए न्यू रीडरशिप वॉज बॉर्न, है ना। रीडिंग डेवलप्ड हिज लॉजिकल एबिलिटी, दिस ओपनड द डोर फॉर नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। उसके बाद मार्टिन लूथर ने एक चीज़ कही थी प्रिंटिंग के बारे में, ये जो है ग्रेटेस्ट गिफ्ट है गॉड के द्वारा, है ना, ठीक है। और जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस जो है एक इंटरनेक्चुअल इन्वायरमेंट को पैदा कर रही थी और स्प्रेड कर रही थी न्यू आइडियाज़ को हमारी डी इन्फॉर्मेशन मूवमेंट पर, और रैपिडली कॉमन पीपल में ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। तो आप लोग इस इफेक्ट को लिख सकते हैं। चलिए एकदम बहुत तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है। आगे बात होती है कि मजनी, केवर और गैलीवर्डी का आपको एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में समझाना है, मतलब समझना है, यानी कि लिखना है जो बोलो। तो मजनी कह रहे हैं, मजनी जनेवा में हुए थे पैदा, और उन्होंने एक काम किया था, और उसे कहा भी जाता था मसीहा। मसीहा बोले तो रामदूत, राजदूत, टुकड़ो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। ही वॉज अ डिलाइट एक्टिविटीज़ राइटर एंड अ फिलोसोफर, और वो एक डिलिजेंट एक्टिविटीस्ट, ठीक है, राइटर थे और फिलोसोफर थे। He started the civil movement in 1830 AD, which was supported by all the people. Mazzini founded the Young Italy in 1830 and Young Europe was founded in 1834, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख देंगे, बहुत काम चल जाएगा। चले काउंट केवर के बारे में लिखते हैं। काउंट केवर जो थे एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट और नेशनलिस्ट पर्सन थे, जिनका एक स्टॉन्च ओपोनेंट था अबोलिटिज्म, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑटोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑटोक्रेसी। चलो कहाँ लिख दें हम, ओपोनेंट ऑफ ऑटोक्रेसी लिख देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ऑटोक्रेसी, ठीक है। It knew that the biggest obstacle to the unification of Italy was Austria, और ऑस्ट्रिया ने ऑटोक्रेसी हमारी कहाँ पर रखी थी, इटली में, ठीक है। जिसके कारण से ये डिफीट करना चाहते थे तो ऑस्ट्रिया को बी फ्रेंडेड फ्रांस के हेल्प से। दे वांटेड टू डेवलप इन द एरियाज ऑफ द इटली एंड जर्मनी, बट इन दिस वे दे मेड द प्रॉब्लम ऑफ इटली एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो जिसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हमारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका थोड़ा सा पार्ट है। गैरीबल्डी जो है एक सेलर है, हमारा प्रोफेशन से बात करें तो सेलर बोलते हैं नाविक को। ये सोल्जर के रूप में काम करती है, हम काम किया था, ठीक है। ही वाज अ सपोर्टर ऑफ मजनी, और ये मजनी के तहत सपोर्ट करती है, और वांटेड टू फुलफिल मजनीज ड्रीम, और ये फुलफिल करना चाहते थे मजनीज ड्रीम के, ठीक है। ही हैड फाउंड लाल कुर्थी नाम का एक आर्मी फॉर्म किया गया था इसके अंदर, और इन्होंने अटैक किया था रोम में जो काउंट केवर के अंतर्गत था। काउंट केवर ने मना भी किया था कि मत करो अटैक, लेकिन रोम ने कर दिया था, रोम में कर दिया गया था गैरीबल्डी के द्वारा। और उसके बाद फाइनली हैंडेड ओवर ऑल हिज कॉन्कर्ड टेरिटरी टू विक्टर, हु वाज द रूलर ऑफ इटली, एंड हिमसेल्फ स्टार्टेड लिविंग एज अ सिंपल फार्मर। जिसके कारण से रोम में इन्होंने अपनी सत्ता जमा लिया, और लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को संभाला नहीं, बोलो उन्होंने फार्मर को चुना एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
यहाँ पर नंबर थोड़ी सी छुप गई है, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूँ अच्छी तरीके से आपको। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ नहीं है, लेनिन के द्वारा एक अडॉप्टेड की गई थी 1921 में, ठीक है, जिसको आज हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जानते हैं। तब वो लोग पॉलिसी एक बोलता था, एक सिर्फ रूल था, आज हमें बोल दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है। ये नहीं ना बोलेगा बट पॉलिसी तो हम लोग पॉलिसी तो सभी जानते हैं, LIC पॉलिसी भी होती है, तो ये सब अलग बात है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नैप, नैप के बारे में भी जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। लेनिन हैज़ मेड चेंजेस इन द कम्युनिस्ट सिस्टम इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड द पब्लिक, लाइक बैंक्स वेयर ओपनड एट एवरी प्लेस। लेनिन ने कुछ चेंजेस भी किया था कि लेनिन ने सबसे पहला काम किया कि बैंक्स को, बहुत सारा बैंक्स खोला गया हर जगह जगह पर, इवन इफ़ देयर आर लेस देन 20। हाँ, एक काम होता था फैक्ट्री में कि अगर 20 वर्कर्स से कम है ना, तो बोलते थे, मान लो 20 वर्कर्स में 10 वर्कर हैं हमारी, अच्छा चलो 14 मान लेते हैं, 14 है, तो 14 जो है 14 अब कल से काम ही नहीं करेगी वो उस कंपनी में, चलो निकलो, कल काम नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इलीगल है। फिर द लैंड लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट बट द लैंड शुड बी गिवन टू द फार्मर्स। और जो लोग हथियार लगे थे ना, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग वाले महाराजा साहब, वो फार्मर्स, महाराजा नहीं, महाराजा मैं बोल दिया, हाँ लैंड लॉर्ड्स बोले तो फार्मर्स को देना चाहिए, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ व्यापार संध्या वाज कैंसल्ड, और व्यापार संध्या का मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ओपन द डोर फॉर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ओपन कर दिया गया डोर, यानी कि खोल दिया गया रास्ता। ठीक, समझ में आया आप लोग को? बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ आना चाहिए। चलिए 5 भी लिखेंगे चलेगा, आप लोग को 5 नंबर पक्का मिलेगा, 5 नंबर तो ऐसे ही दे देगा। चलिए कोई नहीं, थोड़ा लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ लेनिन। लेनिन होगा, ठीक है, लेनिन के बारे में आप लोग को लिखना है। लेनिन किए कौन थे, क्यों थे, क्या था उनका अचीवमेंट्स लाइफ का, ठीक है। तो बहुत है इनका, क्या नहीं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर है, तो 3 क्वेश्चन और होंगे हमारे। लेनिन जो थे वो बिगेस्ट लीडर थे हमारे बोल्शेविक पार्टीज के। लेनिन इंक्लाइंड टुवार्ड्स कम्युनिज्म सिंस चाइल्डहुड, ही वाज अगेंस्ट जारशाही। देखो हुआ क्या था, बोल्शेविक पार्टीज के वो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन वो कम्युनिज्म से अलग रहते थे, है ना, चाइल्डहुड से, क्योंकि वो जारशाही से विरोधी थे। अच्छा, जारशाही का विरोधी क्यों थे, क्योंकि उनका भाई को मार दिया गया था जारशाही के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनको भाई का आरोप लगा दिया था कि वो एक जार को मार दिए हैं, तो इसके कारण से उनको गोली मार के हत्या की गई थी। लेनिन हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, तो लेनिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द ब्लडी संडे ही फ्लेड टू स्विट्ज़रलैंड, और ब्लडी संडे के बाद, खूनी रविवार के बाद, हमारी लेनिन जो थी वो स्विट्ज़रलैंड भाग गए थे। उसके बाद स्टार्टेड लिविंग अ रेसिडेंशियल लाइफ, बट अगेन इन 1917 में वो फिर अपना घर वापस आए और केरेंस्की गवर्नमेंट को सत्यानाश किया रूस से, और हिमसेल्फ बिकेम द मेसिया ऑफ द पुअर, मसीहा ऑफ द पुअर, एंड मेड द ट्रॉट्स्की हिज वार मिनिस्टर। ओके, ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमें काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है इकोनॉमिक क्राइसिस के। चलिए मैं एकदम बहुत तरीके से समझा देता हूँ। देखो हुआ कुछ यूँ तरीके से कि इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ तो वहाँ पर ओवर प्रोडक्टिविटी हो गई थी, जिसके कारण से लोग जो हैं एग्रीकल्चर के ओवर प्रोडक्टिविटी हो गई थी, इंडस्ट्री के अंतर्गत ओवर प्रोडक्टिविटी हो गई थी, जिसके अंतर्गत हम लोग बोले तो वो कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से माल भी ख़राब हो रहा था, और जिसके कारण से, और हमारे रीज़न भी थे कि सोर्सेज ऑफ इनकम जो थे कस्टमर्स के वो ख़त्म होते जा रहे थे, क्योंकि सस्ती हो गई थी, सब बहुत सामान सस्ती हो गई थी, बहुत प्रोटेक्टर हुए थे, प्रोडक्टिविटी जो थे वो बहुत सारे, और बहुत सारे पीपल ने जो जॉब को भी छोड़ दी थी। मैनी फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, और सारी फैक्ट्रीज जो थी वो क्लोज डाउन हो गई थी। उसके बाद अमेरिका में बैंक ड्रप्ड हो गई सारी चीज़ें। उसके बाद अमेरिका मिलियंस ऑफ टन्स जो हैं वीट को मार्केट में स्टेबल करने के लिए जला दी थी, ख़त्म कर दी थी, है ना। चलो तो ये थी हमारी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी अभी पढ़ लेते हैं। बिकॉज द रेट शुड नॉट फॉल फर्दर, और रेट गिर नहीं रही थी, जिसके कारण से दोज हु हैड मनी और वेयर इन अ पोजीशन टू बाय समथिंग स्टार्टेड कंज्यूमिंग थिंग्स विदाउट नीड, और
कंज्यूम करने लगे, जिनके पास पैसा थे, जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी लेकिन तभी खरीद रहे थे। स्लोली हिज पॉकेट ऑल्सो बिकेम एम्प्टी, और जिसके कारण उनके पैसे भी, जॉब खाली हो रही थी, पैसे खाली हो रहे थे। फेमस इकोनॉमिस्ट खैडलिफ एक बुक लिखे हैं कॉमर्स नेशन, जिसमें लिखा है प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन राइज हुआ था। फूड ग्रेन्स इन ऑल पार्ट्स एंड द वर्ल्ड वाज द मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 एंड 33 AD। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, चलिए डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ अंतर्गत क्या आते हैं हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की। चलिए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कंसिडर्ड हुआ था हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री 20वीं शताब्दी में, यानी कि 20th सेंचुरी में। इंटर रिलेशनशिप जो थी हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, वो एक इंटरनेशनल मूवमेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से बीती थी हिस्ट्री में। इसका एक ही रीज़न था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और यूरोपियन कॉलोनियल और इम्पलिस्टिक कंपटीशन। ये जो वार स्टार्ट हुई थी हमारी 1940 में और कब ख़त्म हुई थी 1980 में। दिस वार वाज फाउट बिटवीन टू कंट्रीज और एलाइज के और के बीच फाउट हुई थी, और किसके बाद बीच हमारी एक्सिस नेशन है ना, कौन कौन था, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, ये सब के है ना लड़ाई चल रही थी। और इनका वांटेड था कि अथॉरिटी को ओवर द इंडियन कॉलोनी वांटेड टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और ये लोग चाहते थे कि कमज़ोर जो देश है उसको हम लोग हथिया लें और अपना काम करें। लेकिन ऐसा होने लगा धीरे धीरे। थ्रू दिस इंडिया अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसके कारण से मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने लगी, हमारी ड्यूटी टैक्स बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ इंडिया जो है खो दी थी हमारी। ब्रिटिश हैड प्रोमिस्ड द इंडियन पीपल दैट ही इफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार दे विल गिव स्वराज विल नॉट लैंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैपन। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश ने प्रॉमिस तो किया था लेकिन उसको निभाया नहीं, और ऐसा कुछ हो गया कि बहुत ख़राब हो गया। हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत हमारी काम करने लगी, और वो सोचे थे हम लोग ने सोचा कि इंडियन को छोड़कर हमारी ब्रिटिश जो है फरार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा किया गया नहीं, बहुत दिक्कत किया हम लोग को। आज़ादी मिलने में बहुत दिक्कत हुई, तो कुछ रिजल्ट्स भी हुए। एंड होने लगे वार, तो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो इंडिया का बहुत अच्छी बनने लगी, और प्राइसेस जो थे वो डबल हो गई, ख़राब हो गए ना, डायर हो गए, सॉरी। द ब्रिटिश मेड द लाइफ ऑफ द इंडियन पब्लिक चाउटिक। उसके ब्रिटिश जो थी लाइफ को इंडियन पब्लिक का जो बहुत ख़राब करने लगी। रिजल्ट्स इसका यही हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था कि इसका इंटरनेशनलशिप क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का और इंटरनेशनल मूवमेंट का, तो हमने लिखा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए पहले तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इवेंट था, मेन रीज़न क्या था, यूरोपियन कॉलोनियल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप लोग इतना भी लिखेंगे चलेगा। और ये 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। कौन कौन लड़ा ये बता देना। उसके बाद इंडिया का कैसा हाल रहा वो रिजल्ट्स में आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक्सप्लेन द चेंजेस इन द लिप्स ऑफ कॉमन पीपल। क्या चेंजेस हुई थी कॉमन पीपल में, वो हम लोग को डिस्कस करना है। देखो बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हुई थी, क्या क्या चेंज है मैं बता देता हूँ। At present, the effect of globalization can be seen more clearly in the economic field. अभी के समय में इफेक्ट जो थी ग्लोबलाइजेशन बहुत साफ दिख रही है इकोनॉमिक फील्ड में। फ्री मार्केट हो गई है, फ्री ट्रेड हो गया है, ओपन कंपटीशन हो गई है, बहुत सारा चीज़, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है इंडस्ट्री का, सर्विस सेक्टर का, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इस ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत सारी चीज़ें कॉमन लाइफ में बहुत चीज़ें बदली गई है। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन द फील्ड ऑफ अर्निंग लिवलीहुड हैज़ एक्सपेंडेड एट रैपिड पेस। ग्लोबलाइजेशन जो है वो अर्निंग लिवलीहुड में एक्सपेंड हो गई बहुत जल्दी। ड्यू टू विच मैनी न्यू एरियाज ऑफ लिवलीहुड हैव बीन ओपनड, जिसके अंतर्गत हमारी न्यू एरियाज जो हैं वो लिवलीहुड की बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। क्या क्या चेंज हुई, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें अहमियत निभाता है। फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड, बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ गया, होटल, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा।
ठीक है। और एक चीज़ और था, हाँ, ऑल दीज एरियाज हैव स्प्रेड वेरी फास्ट ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू विच पीपल हैव मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न their livelihood. Economic globalization has further expanded the scope of our needs to fulfill it. New services are emerging, joining with lakhs of people or to running their livelihood. This process has raised the standard living of the people. तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग था कि हमारी इकोनॉमिक क्षेत्र पर, इकोनॉमिक लाइफ बेसिस पर सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन ने अच्छा काम किया है। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप ही लोग बता देना क्या डिस्कस करेंगे। वैसे हम लोग सोच रहे हैं एसएसटी की क्लास ख़त्म हो गई है, लॉन्ग भी करवा दिया सारा चीज़, तो अब हम सोच रहे हैं आपका जो 14 तारीख से एग्ज़ाम है, तो 14 फेब से, तो हम लोग इसका मैथ का रिवीजन कर लें एक बार, मैथ का सारा ऑल फार्मूला वाला डिस्कस कर लें, है ना, और फार्मूला की क्लास को डिस्कस कर लें, ठीक है। सारी फार्मूला की क्लास को डिस्कस कर लेंगे एक बार। आज कितनी तारीख हो गई, आज मुझे लगता है 12th, यस 12th है आज, तो कल हो जाएगी 13th, तो कल 13th होगी, तो कल मैं सोच रहा हूँ मैथ का एक फार्मूला क्लास ला दूँ। आप लोग को मैथ तो अच्छी तरीके से रिवीजन हो गई होगी, आई होप। मैंने करवाया नहीं, अगर आप लोग ने मेरी ऐप पर जुड़े हैं तो आज हम ऐप पर आज रात 9 बजे से बाद, रात 9 बजे के बाद हम डाल रहे हैं एक, रात 9 बजे नहीं, देखो हम कह नहीं सकते आज कितने बजे तक डाल देंगे, लेकिन आज ही 12 बजे से पहले ही आपको मिल जाएगा। बिफोर 12 बजे आपको मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है। मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा जो आपको उसी से लड़ने वाले होंगे, तो आप लोग उसको कर लेना, बहुत अच्छी रहेगी। और बस इतना ही, कुछ मैं कहूँगा नहीं ज़्यादा, मैं आप लोग कर लेना बस उसको। तब तक के लिए हम बाय बाय, टेक केयर। अच्छा मैं बता दूं कि मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें ऑब्जेक्टिव हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या रहेगी, मैं सोच रहा हूँ आपको लॉन्ग और शॉर्ट प्लस दे दूँ, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ठीक। मैं कोशिश करूँगा लॉन्ग को भी देने का, वैसे मैं सोच रहा था शॉर्ट को भी दे दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दे दूँ। अच्छा लॉन्ग आपको लोग को हम 10 दे देंगे, लॉन्ग 10 देंगे, और शॉर्ट जो है वो हम आपको देंगे, शॉर्ट जो है वो हम आपको देंगे 60, ठीक। तब तक के लिए करते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।